हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने, या पिछले वीडियो में कहूं तो हम लोगों ने आपके CITS सिलेबस की यूनिट नंबर 13 को शुरू किया था, जो कि थी प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग। और उस पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एजम्पशंस ऑफ एडल्ट लर्निंग क्या होता है, उसकी जो बेसिक टर्म्स होती हैं पेडागोजी और एंडोगोजी, इनको समझा। एडल्ट लर्निंग क्या होती है ये जाना। और आज हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एडल्ट लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग क्या है। तो मैल्कॉम नोल्स जो थे हमारे, मैल्कम नोल्स, उन्होंने ऑब्जर्व करा था, सबसे पहले प्रिंसिपल इन्होंने ही बनाए थे। और इन्होंने ऑब्जर्व करा कि एडल्ट लर्निंग बेस्ट तब होती है, और कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए थे इससे रिलेटेड। पहला पॉइंट है दे अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नो और डू। मतलब एडल्ट लर्निंग सबसे ज़्यादा अच्छी या सबसे उत्तम तब होगी जब लर्नर ये जान पाएगा कि उसके लिए इम्पोर्टेंट सीखना या करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यही बताता है कि अगर लर्नर को ये बताएंगे कि उसके लिए क्यों ज़रूरी है, एप्लीकेशनल वे में उसको ले जाते हैं, वो चीज़ों को एप्लीकेशनल वे में यूज़ कर पाएगा, समझ पाएगा कि उसकी सोशल नीड को किस तरीके से फुलफिल करेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, ये सारे फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं, एजम्पशंस एक दूसरे में मिक्स होने लगेंगे अभी कुछ देर बाद। बट अगर एक बार आपके दिमाग में पिछला वीडियो बैठ गया है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि क्यों ये आपके लिए सीखना ज़रूरी है या करना ज़रूरी है, ये तो उस एडल्ट लर्निंग को बेटर बनाएगा। दूसरा पॉइंट होता है दे हैव फ्रीडम टू लर्न इन देयर ओन स्टाइल और पाथ। जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि जब उनको एडल्ट्स को सीखना जब उनके अंदर से आएगा, इंटरनल मोटिवेशन आएगा, किसी प्रेशर नहीं दें, उन्हें फ्री छोड़ें और अपने स्टाइल में सीखने दें, अपने पाथ पर, अपने स्टाइल पर। गाइडेंस की नीड है, बट तरीका या पाथ उनका होना चाहिए। सो ये उनकी फ्रीडम अगर होगी तो ये एडल्ट लर्निंग बहुत बेटर होगी। तीसरा, लर्निंग इज़ एक्सपेरिमेंटल, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि अगर ये समझ पाएंगे कि भाई ये किस तरीके से आपके लिए उपयोगी है, और जिस नॉलेज को या जिस स्किल को आपने गेन किया, अगर आप उसे तुरंत ही यूज़ कर पा रहे हैं, अगर आप उसका तुरंत ही एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं, आप उसको कहीं डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं, तो ये लर्निंग को इफेक्टिव बना देता है। अगला है टाइम इज़ राइट टू लर्न। ठीक है, एडल्ट्स लर्न बेस्ट व्हेन टाइम इज़ राइट टू लर्न अकॉर्डिंग टू देम। उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है, उनकी सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके मोटिवेशन के अकॉर्डिंग कि कौन सा समय सीखने के लिए बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ लॉन्ग ही बैठे रहें। मैं एक आइडियल केस में बात कर रहा हूँ कि किस समय पर किस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत है, किस लर्निंग की ज़रूरत है। अगर ये पता हो जाता है तो एडल्ट लर्निंग बेस्ट हो जाती है। जैसे कि जब आपकी सोशल नीड में एक जॉब की रिक्वायरमेंट है, तब आप उस टाइम में किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अकॉर्डिंग टू यू दैट इज़ द राइट टाइम टू लर्न। और आप उस टाइम लर्न करते हैं, सारे फैक्टर्स, सारे एजम्पशंस जो एडल्ट लर्निंग के हैं वो आपकी लर्निंग में सपोर्ट करते हैं आपको, और आपकी लर्निंग क्या होती है, बेस्ट हो जाती है। अगला होता है द प्रोसेस इज एनकरेजिंग एंड पॉजिटिव, एनकरेजिंग एंड पॉजिटिव। डेफिनेटली ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, और सीखने की बजाय हो सकता है किसी गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। सो प्रोसेस इंकरेजिंग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कुछ नॉल्स जी ने ऑब्जर्व करा था, जिसके बेसिस पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल डिफाइन करे। अब हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉल्स जी ने 4 प्रिंसिपल सजेस्ट करे थे एडल्ट लर्निंग के लिए। कुछ अलग अलग रेफरेंसेस में आप जाएंगे तो कहीं आपको 6 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, और मैं उन्हें भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो ये सारे जो मेन 4 प्रिंसिपल हैं उन्हीं से ही रिलेटेड हैं। अगर आप ये 4 प्रिंसिपल कवर कर लेंगे तो डेफिनेटली वो जो इधर उधर जो कुछ प्रिंसिपल और अलग से क्रिएट करे गए हैं वो भी आप सीख जाएंगे। इसमें पहला प्रिंसिपल बोलता है कि एडल्ट मस्ट बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, डेवलपिंग, डिलीवरी एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब ये इस तरीके की बात कर रहा है कि इंस्ट्रक्टर या टीचर होना चाहिए एक कॉलीग की तरह, उनके एक जूनियर कॉलीग की तरह हो वो, है ना, लर्नर।
और उस तरीके से उनके साथ मिलकर वो अपनी लर्निंग के लिए काम करें, अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए काम करें, वो प्लानिंग में हेल्प करें टीचर को, कंटेंट डेवलप में, उसकी डिलीवरी करने में, इवेल्यूएशन में। अगर ये उस तरीके से टीचर को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनके साथ साथ लर्निंग करते हैं, सो ये लर्निंग इफेक्टिव हो जाती है। यहाँ पर एक तरीके से लर्नर चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो, एक रिस्पेक्ट की भावना निकल कर आती है, एक फीलिंग निकल कर आती है जब आप साथ में काम करते हैं और आपको उसी लेवल पे आपको माने इंस्ट्रक्टर के लेवल की तरह तो नहीं सीख ही रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं उनसे, बट एक उनको एक जूनियर की तरह आप उसको तब्दीश देते हैं उसको, तो एक रिस्पेक्ट का फीलिंग आता है। तो ये जो रिस्पेक्टेड वाला कंटेंट है कि फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट की अगर बात करें, एक प्रिंसिपल कई जगह पर मिल जाता है तो वो सीधा सीधा इसी से रिलेटेड होगा। तो पहला प्रिंसिपल यही बोलता है कि एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्लानिंग, डेवलपिंग, डिलीवरी एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। दूसरा होता है एक्सपीरियंस मस्ट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर लर्निंग। लर्निंग का जो फाउंडेशन है वो क्या होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें मिस्टेक्स भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि गलतियां करेंगे तभी सीखते जाएंगे। उन गलतियों को गाइडेंस जो इंस्ट्रक्टर का है उसके थ्रू क्या करते हैं, उन गलतियों को ख़त्म करते हैं और सीखते जाते हैं। ठीक है, मतलब ये सीधा एक गोल ओरिएंटेड की बात कर रहा है। अगला है एडल्ट्स आर concerned with the learning subjects that have immediate relevance and impact to their job और personal life। अब ये सीधी सी बात है, वो ऐसी लर्निंग पर ज़्यादा कंसर्न करते हैं जो कि क्या होता है, जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट होता है उनकी लाइफ पर, उनके जॉब पर। ऐसे लर्निंग सब्जेक्ट को, ऐसी लर्निंग प्रोसेस को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों पॉइंट है, सेकंड और थर्ड, ये एक उसके गोल ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं जो एक प्रिंसिपल बन सकता है, बट अल्टीमेटली बात वही है जो बोल रहे हैं। और चौथा प्रिंसिपल होता है एडल्ट लर्निंग इज ए प्रॉब्लम सेंटर्ड रादर देन कंटेंट ओरिएंटेड। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये है, इसके अलावा वो सेल्फ मोटिवेटेड है। सेल्फ मोटिवेशन एक प्रिंसिपल बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इन चारों प्रिंसिपल में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो कहीं अगर आपको 5 प्रिंसिपल 6 प्रिंसिपल मिलते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नोल्स जी ने 4 ही प्रिंसिपल दिए थे जिनकी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब आगे देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई एंड्रागोगी प्रिंसिपल्स इन ट्रेनिंग डिलीवरी। ये आपका एक सिलेबस में था कि किस तरीके से एंड्रागोजी के प्रिंसिपल्स को आप लगाएं ट्रेनिंग डिलीवरी में या किसी भी ट्रेनिंग में, चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, चाहे हमारी CITS की फिटर ट्रेड की ट्रेनिंग हो, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, हम एक्सप्लेन करते हैं ट्रेनी को कि वो ये क्यों सीख रहा है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाता है कि ये चीज़ें उसे क्यों सिखाई जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं, तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है और एक इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन शुड बी टास्क ओरिएंटेड। अब जो इंस्ट्रक्शन है वो टास्क ओरिएंटेड या प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए रादर देन कंटेंट ओरिएंटेड, जिसके बारे में हम बार बार पिछले वीडियो से बात करते आ रहे हैं। यहाँ पर कंटेंट ओरिएंटेड से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिलेबस बेस्ड नहीं होना चाहिए। सिलेबस प्रॉब्लम बेस्ड है, ऐसी प्रॉब्लम है जिनका आप एप्लीकेशनल वे में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सेंट्रिक। ठीक है, अगला जो है पॉइंट, इसमें अगर हम क्रम में बात करेंगे तो लर्निंग मटेरियल, एक्टिविटीज़ एंड इंस्ट्रक्शन शुड रिलेट विद द पास्ट लर्निंग। अगर हम जो लर्निंग एक्टिविटी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे, अगर वो पास्ट में जो कुछ सीखा हुआ है, जैसा हम लोगों ने एजम्पशन में माना था कि मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो उसके पास क्या होगा, एक्सपीरियंस और नॉलेज वो धीरे धीरे इकट्ठा करता जाएगा और नई लर्निंग में उसको यूज़ करके क्या करता है लर्नर, उसे इफेक्टिवली सीख सकता है। तो उसी को हमको यहाँ अप्लाई करना है कि जो लर्निंग मटेरियल है अगर वो पास्ट से रिलेट करेगा तो डेफिनेटली लर्निंग बहुत एनहांस हो जाएगी। और आखिरी होता है अलाउ लर्नर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड नॉलेज। हम उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाना है लर्नर के ऊपर। अगर कोई नई चीज़ वो लाता है, नई कुछ सीखना चाहता है, नया नॉलेज, नई कोई डिस्कवरी, नई कोई स्किल जिसका उसकी लर्निंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो उसको वेलकम करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये आपकी जो क्लासरूम होगा या आपका वर्कशॉप होगा या कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, इस तरीके से एंड्रागोजी के प्रिंसिपल्स उस पर अप्लाई कर हम उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। आगे बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडल्ट लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एडल्ट लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। फैक्टर्स कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन इसमें एक और टर्म निकल कर आई है प्लेट्यू। ये प्लेट्यू क्या होती है पहले इसकी बात करते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि एक स्टैग्नेशन पीरियड आ जाता है, ठीक है, एक स्थिरता का पीरियड आता है जिसमें लर्नर कोई प्रोग्रेस शो नहीं कर पाता है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता है बार बार प्रैक्टिस करने के बाद भी।
तो ये जो स्टेज होती है जहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट स्टेज जो है उसकी, उसे कहा जाता है प्लेट्यू। ठीक है, तो हमको यही पता करना है कि ये प्लेट्यू कौन कौन से फैक्टर्स के कारण हुआ है, वही हमारे क्या होंगे, वही हमारे लर्निंग को इफेक्ट कर रहे हैं, डेट लर्निंग को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें कल्चरल फैक्टर हो सकता है, कल्चरल रीज़न हो सकता है, इकोनॉमिकल रीज़न या रीज़न हो सकता है, या सोशल रीज़न हो सकता है कोई, जिसके कारण कोई बैरियर आ रहा है लर्निंग में। मान लीजिए कल्चर की बात करता हूँ, दो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं लोग। मान लीजिए हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, उनका कल्चर, उनकी शैली, भाषा शैली, ये सारा कुछ अलग हो जाता है और हमको बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में। तो हमारा क्या होता है, वो लर्निंग में एक बैरियर क्रिएट कर देता है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं पहले भी, इंटरनल फैक्टर भी बोल सकते हैं इन्हें। इसमें मोटिवेशन, इंटरेस्ट, फीलिंग, फ्रस्ट्रेशंस, ये सारी चीज़ें आएंगी जो कि बैरियर बन जाती हैं कहीं ना कहीं लर्निंग में। अगर मोटिवेशन प्रॉपर नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, लर्नर नहीं सीखेगा। अगला होता है इंस्ट्रक्शनल मेथड। कई बार ये हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शनल मेथड है वो गलत है, जो आपका गाइडेंस है वही गलत है। मान लीजिए ये हमारे जो बच्चे हैं CITS या CTS के, कई ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ही गलत है, हो सकता है टीचिंग एड्स का यूज़ प्रॉपरली नहीं हो रहा है, हो सकता है जो कंटेंट दिया जा रहा है वो क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होकर कंटेंट ओरिएंटेड पे बात कर रहे हैं, ये बताया ही नहीं जा रहा है ये कि क्यों, किस तरीके से ज़रूरी है। तो कुछ ये बैरियर्स आ सकती हैं इंस्ट्रक्शंस के कारण। अगला होता है मेंटल और फिजिकल फटीग। अब मेंटल और फिजिकल फटीग डेफिनेटली 8-8, 9-9, 10-10 घंटे कई बार काम करना पड़ता है वर्कशॉप में। कई बार लगातार जब हम काम करते हैं तो मेंटल और फिजिकल लेवल पे कई बार फटीग हो जाता है, जो कि एक बैरियर हो जाता है हमारी लर्निंग के लिए आगे। और अगला होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कई अलग अलग बैकग्राउंड से लर्नर आते हैं, इंस्ट्रक्टर आते हैं, और कई बार हो सकता है कि उनके अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हों, व्यक्तिगत मतभेद हों, जिसके कारण क्या होगा, लर्निंग इफेक्ट होगा। तो आई होप ये जो फैक्टर हैं ये भी आपको समझ में आएंगे। इस तरीके से आपकी ये पूरी यूनिट मैंने कवर कर दी है, और इसको आप पढ़िए और अपने टेस्ट की तैयारी करिए जो कि होने वाला है अभी, है ना। थैंक यू वेरी मच।